हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिनकर क्लासेस। तो यूपीपी की टेस्ट सीरीज में आज हम आपके लिए जीके और जीएस का क्वेश्चन लेके उपस्थित हुए हैं। इस प्रैक्टिस सेट को आप स्वयं भी हल करने की कोशिश कीजिएगा और साथ साथ इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही बने उसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य या पक्षी विहार का विकास किया गया है। ये किस जिले में स्थित है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, अलीगढ़। आपका दूसरा सवाल, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है किशनपुर, 2 है कतरनिया घाट, 3 है रायपुर और 4 है चंबल। इनमें से कौन सा है जो 1975 में स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब है कतरनिया घाट। अगला क्वेश्चन, निम्न प्रकारों की मिट्टी में से एक मिट्टी जो बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, तीसरी है आपकी ऑप्शन सी करैल मिट्टी और ऑप्शन डी है विंध्यन मिट्टी। तो बुंदेलखंड में पाई जाने वाली मिट्टी है ऑप्शन ए, काली मिट्टी। आगे देखिए, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? 5 है या 6 है या फिर 7 है या 8 है? तो इसका सही जवाब होगा 7। बुंदेलखंड के आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7 है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 जनवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी, सी है 24 जनवरी या डी 26 जनवरी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 24 जनवरी। अगली देखिए, अगला है आपका, मई 2023 में बोला अहमद टिनुबू किस देश में नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं? तो किस देश के हैं राष्ट्रपति? ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है नाइजीरिया, दूसरा है केन्या, तीसरा है आपका जो है सोमालिया और चौथा है घाना। तो इसका सही जवाब होगा नाइजीरिया। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी रूप से विकसित भारी वनजी टारपीडो का समुद्र के भीतर सफल परीक्षण किया गया है। इस टारपीडो का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है ब्रह्मास्त्र, बी है वरुणास्त्र, सी है सूर्यास्त्र या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस टारपीडो का नाम क्या है? वरुणास्त्र नाम है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जून 2023 में योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री स्वनिधि के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कहाँ स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया गया है? तो देखिए इसका ऑप्शन जो है अगले पेज में है। इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन है मथुरा, लखनऊ, गोरखपुर या फिर बनारस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोरखपुर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी या फिर सरस्वती नदी? तो इसका सही होगा कि भारतीय वैदिक व्यवस्था जो है ये सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई है और ये सबसे पवित्र नदी भी मानी गई है ऋग्वेद में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? तो किला कौन सा था जहाँ पे इनको कैद किया गया था? जयपुर का जयगढ़ किला या गोलकुंडा का गोलकुंडा किला या फिर जोधपुर का मेहरानगढ़ किला या फिर भटिंडा का मुबारक किला? तो ये जो है रजिया सुल्तान को ऑप्शन डी इसका सही जाएगा, भटिंडा के मुबारक में इनको बंदी बना के रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का अर्थ क्या है? ये सूफी परंपरा का शब्द है वली, इसका अर्थ क्या है? संत है,
या फिर आश्रम है, या शिष्य है, या फिर क्रम है। तो इसका सही जवाब है संत। वली शब्द का अर्थ क्या है? संत है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है? तो 1931 के कराची अधिवेशन में क्या हुआ था? ऑप्शन ए है आपका गांधी रिविन संधि की पुष्टि हुई थी, या महात्मा गांधी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तीसरा ऑप्शन है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, या चौथा है इस आयोजन में खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया था। तो आपको पता है कि 1931 में गांधी रिविन समझौता हुआ था, तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में इसकी पुष्टि की गई थी। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। दूसरा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू या चित्तरंजन दास के द्वारा। तीसरा ऑप्शन है आपका सुखदेव या राजगुरु के द्वारा। और चौथा ऑप्शन है आसफ अरवाली एवं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो इसका जो है सही जवाब होगा मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास जी के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। आगे निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? तो मतलब इसका कहना है कि कौन सा अक्षांश है जो दिल्ली के सबसे करीब है इन चारों में। तो पहला है ढाका शहर, दूसरा क्या है इस्लामाबाद, तीसरा है एवरेस्ट पर्वत, या चौथा है अमरनाथ गुफा। तो कौन सा है जो नई दिल्ली के सबसे करीब है, 1 डिग्री के ही भीतर है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी आपका एवरेस्ट पर्वत। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? पहला है रोहतांग सिक्किम में है, लिपुलेख उत्तराखंड में है, बोमडीला उत्तर हिमाचल प्रदेश में है, या फिर नाथोला अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये दर्रा और राज्यों का कौन सा क्रम सही है, कौन सा दर्रा सटीकता किस राज्य में स्थित है, इसका जवाब क्या होगा? तो आपका उत्तर नंबर है बी अर्थात लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड में ही मौजूद है। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा है तमिलनाडु, और चौथा है महाराष्ट्र। तो अनायमुदी या अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका केरल राज्य में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध एक प्रकार का अस्थायी बांध है? इसे विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए बनाया जाता है। ये अस्थायी है, इसे स्थायी रूप से नहीं बनाया गया है। ये अस्थायी रूप से बनाया जाता है और पानी को बाहर निकालने के लिए। तो ये जो है किस प्रकार का बांध है ये बताना है आपको। मतलब ये कौन सा बांध है? डेब्रिज बांध, कॉफर बांध, डिटेंशन बांध, या फिर इम्पाउंडिंग बांध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कापर बांध जो है ये जो है अस्थायी रूप से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, भारत के संविधान में भाग 8 किससे संबंधित है? राज्य से संबंधित है, या फिर नगर पालिकाओं से संबंधित है, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, या फिर पंचायतों से संबंधित है? तो भाग 8 जो है ये केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के रूप में जाना जाएगा। सीधी सी बात अगर करें तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए है 243 वाई का ए, 243 एस का ए, 124 ए का एक, या फिर 338 बी का एक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 338 के बी के एक में पिछड़ा वर्ग आयोग का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? हिंदी में होती है, या अंग्रेजी में होती है, या फिर संस्कृत में होती है, या फिर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है हिंदी व अंग्रेजी
दोनों भाषाओं में लोकसभा में बहस होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का वर्णन करता है? तो इससे रिलेटेड अनुच्छेद का ऑप्शन जो है, पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 143, दूसरा है अनुच्छेद 140, तीसरा है अनुच्छेद 129 और चौथा है अनुच्छेद 150। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 140, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने की प्राथमिक उद्देश्य को पारित करता है? तो मतलब कुल मिला के भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है उसका प्राथमिक उद्देश्य जो पारित करता है वो कौन सा संविधान संशोधन है? ऑप्शन है 10वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, चौथा संविधान संशोधन या फिर छठा संविधान संशोधन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग के एक स्वतंत्र पद को प्रदान करता है? अर्थात कैग के पद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 343 में, ऑप्शन बी है आपका 148 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 124 में और डी है अनुच्छेद 110 में। तो कैग के लिए वर्णित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? अनुच्छेद 148। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना किस अर्थशास्त्री ने की थी? पहला है ऑप्शन आपका जगदीश भगवती ने की थी, या फिर BKRV राव ने की थी, या फिर आपका सी ऑप्शन है कौशिक बसु ने की थी, या फिर मनमोहन सिंह ने की थी। तो कौन है जिन्होंने जो है राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो पहला हो जाएगा आपका, इसका उत्तर जो हो जाएगा उस अर्थशास्त्री का नाम है VKRV राव। इन्होंने ही सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना जो है की थी, एक तरीके से वैज्ञानिक तरीके से। आगे, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है आपका बाह्य ऋण में वृद्धि के लिए वृद्धि को प्रदर्शित करता है, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना, या तीसरा ऑप्शन है विदेश में नया व्यापार शुरू करना, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका आयात विस्थापन करने के लिए सरल योजनाएं बनाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे राज्यों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना। अगला है 64 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों से वसूले जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्रधान उधार दर कहते हैं, ऑप्शन 2 है परिशोधक दर कहते हैं, तीसरा है परिवर्तनीय दर कहते हैं और चौथा है छूट दर कहते हैं, छूट की दर कहते हैं। तो ये जो है जो सबसे बड़ा, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट कार्ड वाले ग्राहकों से वसूल करने के लिए बनाया गया है, उस दर को क्या कहते हैं? उत्तर नंबर है इसका ऑप्शन ए प्रधान उधार दर। अगला क्वेश्चन है, NPCI का पूर्ण रूप क्या है और ये किस लिए है? ये भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है, एक प्रकार का संगठन है NPCI। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है आपका नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन NHM कब शुरू किया गया था? तो इसका ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2020 को, 26 जनवरी 2019 को, 15 अगस्त 2021 को या फिर 1 जनवरी 2022 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 अगस्त 2021 को हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन का रोजगार मिलता है? तो कुल मिला के नरेगा या फिर जिसका नाम परिवर्तित करके मनरेगा कर दिया गया है, इसमें अधिकतम कितने वर्ष का रोजगार दिया जाता है? ऑप्शन है
80 दिन, दूसरा ऑप्शन है 120 दिन, तीसरा ऑप्शन है 100 दिन और चौथा ऑप्शन है 90 दिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 100 दिन। मनरेगा में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन जो कि एक अर्थशास्त्री हैं, इनको नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? ऑप्शन है आपका 1998, दूसरा ऑप्शन है 2004, तीसरा ऑप्शन है 1997 और चौथा ऑप्शन है आपका 1999। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1998 में जो है अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, अर्थात ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पहला ऑप्शन है सरकारी सेवा में दिया जाता है, या फिर साहित्यिक सेवा में दिया जाता है, या अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए दिया जाता है, या सामाजिक कार्य के लिए दिया जाता है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किया गया था? तो ओलंपिक रिंग आप जानते हैं 5 जो छल्ले हैं ये 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं आपके। तो इसे आधिकारिक रूप से या सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है आपका ए 1933, अगला ऑप्शन है जो है 1917, तीसरा ऑप्शन है 1913 और चौथा ऑप्शन है आपका 1937। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा 1913। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? हिंदी, पाली, संस्कृत या फिर उर्दू? तो हमारे देश की जो सबसे प्राचीनतम भाषा है वो है संस्कृत। संस्कृत ही सारी भाषाओं की जननी है। आगे है, द इकाबाग नामक पुस्तक किसने लिखी है? J.K. राउलिंग ने, मेगन मिरांडा ने, रस्किन बॉन्ड ने या मलाला यूसुफजई ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक, J.K. राउलिंग। अगला है, निम्नलिखित में से श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा कौन सी थी? सिंहली या फिर अंग्रेजी या तमिल या फिर मलयालम? कौन सी भाषा है जो श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंहली। ये जो है श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है। अगला क्वेश्चन है, 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है? जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो वो अलग अलग रंगों में विक्षेपित हो जाता है, कभी नीले रंग में, हरे रंग में, पीले रंग में या फिर लाल रंग में। तो ये प्रकीर्णन जो होता है, प्रकीर्णन की जो परिभाषा है ये किसने दी थी? तो उस जो है वैज्ञानिक का नाम है C.V. रमन। ठीक है, इन्होंने ही प्रकीर्णन का सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि जब कण छोटे छोटे टुकड़ों से सूर्य का जो प्रकाश है वायुमंडल के छोटे छोटे कणों से जब टकराता है तो अनेक रंगों में बिखर जाता है और इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो ये किसने कहा था? C.V. रमन ने कहा था। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन है आपका एडविन हार्वर्ड, दूसरा ऑप्शन है जॉन बार्बर, तीसरा एडविन बियर्ड और चौथा ऑप्शन है निकोलस कॉलन। इन चारों में से कौन सा जवाब होगा जिन्होंने प्रेरण कुंडली का आविष्कार किया था? तो उनका नाम है निकोलस कॉलन। तो आज का जो वीडियो है ये यहीं पे समाप्त होता है। ये जीके का प्रैक्टिस नंबर 1 था। धीरे धीरे करके आपकी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने के क्रम में अलग से भी आते रहेंगे। तो चैनल आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी करिएगा। आपका शेयर, आपका मोटिवेशन या आपका कमेंट जो है हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हमें जो है एक तरीके से मतलब एक मोटिवेशन क्या कहें, मतलब एक तरीके से प्रेरित करता है हमें कि हम वीडियो को और बेहतर तरीके से डाल सकें। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आप सब अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते रहिएगा। जय हिंद।